हेलो प्यारे दोस्तों। ये मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके सामने एनएमएस के लिए मैथ की क्लास लेके आया हूँ। इसमें अपने संख्या प्रणाली का अध्ययन करेंगे। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। संख्या प्रणाली के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से शुरू होकर अंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याओं के नाम से जाना जाता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अंत तक, अंत का निशान ऐसा होता है, अंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद में 2 नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। यानी जब प्राकृत संख्या के अंदर जीरो को शामिल कर लिया जाता है, यानी प्राकृत संख्या में हमने क्या शामिल किया? 0, 1, 2, 3, 4, तो ये सारी संख्याएं अनंत तक दी जाती है। इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसके बाद में अपने बात करते हैं पूर्णांक की कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? देखो इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर एक संख्या रेखा पे 0, इसके दाईं तरफ लिखा होता है 1, 2, 3, 4, बाईं तरफ लिखा होता है -1, -2, -3, -4। इसमें बाईं साइड की जो संख्याएं होती है वो ऋणात्मक होती है। इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं। और जो दाईं तरफ दी होती है वह होती है धनात्मक, धनात्मक संख्याएं। अब इसके अलावा इसमें संख्या उदाहरण कुछ ले सकते हैं अपने, जैसे उदाहरण बताता हूं इसके, जैसे -5, 4, 8, 3, 7, ये सारी संख्याएं मिलकर के कैसी होगी? इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। जब किसी संख्या या जोड़े के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं एक साथ होती है तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक। इसके बाद में आता है अगली संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिसको P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी वे संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी Q का मान यानी अंश बटा हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। जिस भिन्न का हर 0 नहीं है वे सारी संख्याएं कैसी है? परिमेय संख्या है। उदाहरण के तौर पे जैसे 4/7, 3/8, 9/12, ये सारी परिमेय संख्या हैं। 3, 8, 9, -5, ये सारी की सारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या के अंदर गिनी जाती है। तो ये होगी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। इसके अलावा अपने चलते हैं आगे, कुछ और इसके अलावा संख्याएं हैं, उनका अपने को ज्ञान होना जरूरी है, अभी अपने आगे हल कर पाएंगे। जैसे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? इसके अलावा होती है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है सम संख्या कहलाती है। यानी जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं कैसी होती है? सम। और विषम संख्या कैसी होगी? विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्याएं किसको बोलते हैं? कि वे संख्या जिसका इकाई अंक या तो कहें कि 0, 2, 4, 6, 8 न हो, या फिर बोल देते हैं जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे संख्या कैसी होती है? विषम संख्या कहलाती है। इसके अलावा होती है भाज्य, अभाज्य संख्या।
भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसमें एक एवं समय के अलावा दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है, यानी वे संख्याएं जिसमें एक एवं समय यानी जो संख्या होती है उसके अलावा एक एवं समय के अलावा दूसरी संख्याओं का भी भाग जाए, अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए, दूसरी संख्या का भी भाग जाए, वे कैसी संख्या होती है? भाज्य। उदाहरण देखो इसके, जैसे मैंने लिखा 5, 15, 25, इसके अंदर 5 के देखो 5 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है और 5 का ही जाएगा, तो ये कैसी है? भाज्य संख्या नहीं। अब देखो 15 है, इसमें 1 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 15 का भी जाता है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो गई। इसके अलावा 25, इसके अंदर किसका जाता है? 1 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 25 का। इसका मतलब वे संख्याएं जिसमें एक एवं समय के अलावा, समय 5 है, 5 का है, एक समय के अलावा दूसरी संख्याओं का नहीं भाग जा रहा, इसलिए ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिसमें एक एवं समय के अलावा दूसरी दूसरी संख्या का भाग न जाए। जैसे उदाहरण अभी बताया मैंने, 5 में 1 का भाग जाता है और 5 का ही जाता है। जैसे मैंने लिखा 7 के अंदर 1 का भाग जाता है, 7 का जाता है। लिखा 23 में 1 का जाता है और 23 का जाता है। यानी वे संख्याएं जो अभाज्य होती है उसके अंदर एक एवं समय के अलावा दूसरी संख्याओं किसी का भी भाग नहीं जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 1 से लेकर के 50 तक, आगे इसको मिटा देता हूं, आगे बताता हूं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि 1 से लेकर के अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको कहते हैं 1 से 50। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 50 तक की सबसे छोटी और एकमात्र ऐसी संख्या है, दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो दो होगी। 1 से 50 तक कितनी होती है? 15 संख्याएं होती है 1 से 50 तक। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी 1 से 50 तक। अमूमन यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होती है? तो 15 होती है। अब आता है कि 51 से लेके 100 तक कितनी होती है जी? 51 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 10। कौन कौन सी? पहली 53, फिर 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक होती है 97। तो टोटल होगी 10। यानी कुल मिला के अगर बात करूं 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो कुल होती है 25। अगर पूछ ले आपसे कि 51 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 10।
पूछ ले 1 से 100 तक कितनी होती है तो 25, पूछ ले 1 से 50 तक कितनी होती है तो 15। अगर पूछ ले 1 से लेकर के 30 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1 से 30 तक अपने को पता है कि यहां तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है। इन संख्याओं का योग है, मतलब जोड़ याद करना है तो जोड़ याद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और संख्या है जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न संख्याओं में से या निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो सह अभाज्य संख्याओं का है, कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्याओं का नहीं है। उसके अंदर क्या होता है देखो, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है देखो। सह अभाज्य संख्याएं होती है जिसके अंदर, जैसे ग्रुप दे दिया मैंने 5 और इसके अलावा 7, ऐसी संख्याओं का जोड़ा देखो, ये इसमें से अपने पूछना है कि सह अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अपने देखो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके अंदर केवल एक ही, यानी दोनों के अंदर एक ही गुणनखंड समान होता है, यानी एक दोनों के अंदर सारा गुणनखंड होता है बाकी नहीं होता है, उस संख्याओं को सह अभाज्य संख्या। और देखो 5 के गुणनखंड क्या है, 5 के गुणनखंड होते हैं 1 और 5, 7 के होते हैं 1 और 7, यानी दोनों के अंदर जो एक गुणनखंड है, इसलिए ये जोड़ा है वो कैसी है, सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। इसमें 18 के गुणनखंड यानी भाग क्या क्या होते हैं, 18 में 1 का भाग जाता है, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का और 18 का। इसके अलावा 24 में किस किस का भाग जाता है, 24 में 1 का, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 का। इसलिए इसमें 1 के अलावा और बहुत सारी है, जैसे 2 है ये जोड़ा रहा, 3 का रहा, 6 रहा, है ना। इसके अलावा ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसको देखो, इसमें एक 3 का गुणनखंड होता है 1 और 3, 15 के कितने होते हैं, 15 के होते हैं, 1 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है और 15 का भी जाता है। इसलिए इसमें 1 के अलावा 3 का गुणनखंड ये भी नहीं है। तो यानी सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक ऐसा जोड़ा जिसके अंदर केवल एक ही दोनों के अंदर गुणनखंड होता है, उसको सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। अब अपने चलते हैं कि परिमेय संख्याओं के गुण धर्म क्या क्या होते हैं, देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुण धर्म। अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं के गुण धर्म, यानी प्रमेय संख्याओं के गुण धर्म क्या क्या होते हैं। पहला गुण धर्म है इसका, प्रमेय संख्या पहले मैंने बताया जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। प्रमेय संख्याओं का गुण धर्म होता है सहवर्त और असहवर्त। सहवर्त का मतलब होता है, जैसे मैं बात करता हूं कि पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्या, प्राकृत कर ले, या फिर पूर्णांक और परिमेय। इसके अंदर 4 जो मूलभूत संक्रिया होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग के अंदर बताना होता है कि इसके अंदर कौन सी क्रिया के अंदर ये सहवर्त है और किस क्रिया में सहवर्त नहीं है, यानी असहवर्त। सहवर्त का मतलब होता है जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है, और असहवर्त का मतलब होता है जिसमें पूरे पूरे टुकड़े नहीं होते हैं। जैसे पूर्ण संख्याएं हैं, वे कैसी होती है, पूर्ण संख्याओं के अंदर जो 4 मूलभूत क्रियाएं क्या क्या होती है, 4 मूलभूत क्रियाएं होती है योग, व्यवकलन यानी घटाव, गुणा और भाग। अब पूर्ण संख्याएं होती है, इसमें सहवर्त होता है योग और गुणा, यानी इसके
सहवर्त कौन कौन से होते हैं? योग और गुणा। और असहवर्त होता है, उसके अंदर होता है घटाव, लिख देता हूं मैं नाम, घटाव होता है और होता है भाग, यानी असहवर्त होते हैं वो। पूर्णांक संख्याएं हैं, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर योग सहवर्त होता है, घटाव भी इसमें सहवर्त होता है और गुणा भी सहवर्त होता है। इसके अलावा असहवर्त में आता है भाग, भाग असहवर्त पूरा पूरा। परिमेय संख्या के अंदर योग और गुणा सहवर्त होता है। इसके अलावा घटाव और भाग असहवर्त, यानी ये चीज है सहवर्त। सहवर्त और असहवर्त मतलब क्या समझते हो? 7/4, ये क्या है? 7 का भाग दिया मैंने 4 में, कितनी बार गया? 4 एकम 4, बच गए 3 शेषफल, 0 लगा दिया। 7 चौका 4 7 28, बच गया कितना? 2 20, 4 5 20, यानी ये सहवर्त है, क्योंकि ये पूरा भाग गया, इसके बाद में पूरा भाग चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा शेषफल, इसका मतलब ये सहवर्त है। सहवर्त का मतलब होता है जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है। उदाहरण के तौर पे असहवर्त का उदाहरण, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 का भाग दिया, 6 3 18, दशमलव लगाई, 2 शेषफल बचा 20, फिर 6 3 18, यानी ये इसके ऊपर बार लग जाती है, ये असहवर्त है, यानी 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं असहवर्त। तो ये हो गया प्रमेय संख्याओं का पहला, कि सहवर्त और असहवर्त किस किस में होता है? पूर्णांक होता है, उसके अंदर जोड़ और गुणा होते हैं, वे सहवर्त होते हैं। घटाव और भाग असहवर्त होते हैं। इसके अलावा पूर्णांक में योग घटाव गुणा सहवर्त होते हैं, भाग असहवर्त होता है। प्रीमेय संख्या में योग गुणा और घटाव और भाग है वो असहवर्त होते हैं। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं अपने दूसरा, इसका जो है सहवर्त, और इसमें आता है दूसरा टॉपिक है वो क्रम विनिमयता का है। क्रम विनिमयता अगला टॉपिक है, क्रम विनिमयता। क्रम क्रम विनिमयता से आप क्या समझते हैं? क्रम का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए। अगर ऐसा होता है तब तो वो क्रम विनिमयता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्रम विनिमयता नहीं है। तो इसी प्रकार से वही संख्या लिखेंगे, कौन कौन सी? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्रिमेय। इसके अंदर क्या होता है? पूर्ण संख्या के अंदर वही 4 संक्रियाएं होगी, क्रम विनिमयता है या नहीं, हाँ या नहीं। तो इसके अंदर क्या है? पूर्ण संख्या होती है वो जोड़ यानी योग के अंदर होता है और गुणा में होता है, इसमें घटाव और भाग में नहीं है। कैसे? जैसे देखो, मैंने a प्लस बी, यानी योग का मतलब होता है 4 प्लस 5 बराबर होते हैं 9, मैंने यहाँ पे लिखा 5 प्लस 4 तो भी कितने होते हैं? 9, यानी योग के अंदर सहवर्त है। अब मैंने घटाव में लिखा कि क्रम विनिमयता, अगर क्रम बदल दिया जाए तो क्या ऐसा होता है? 4 प्लस -5 तो कितना उत्तर आएगा? 4 में से 5 घटाया तो उत्तर आया माइनस का 1, इधर माइनस के 5 प्लस के 4, तो इसमें कितना उत्तर आता है? इधर भी प्लस के 4 इधर कर दिया तो 1, तो ये सहवर्त नहीं होगा। इसके अलावा पूर्णांक के अंदर भी क्या होता है? योग होता है, योग के अंदर है, इसके अलावा गुणा में होता है। घटाव और भाग ये सेम रहेगा। प्रिमेय संख्याएं में भी ये होता है क्रम विनिमयता, यानी योग के अंदर होता है और घटाव में होता है, इसमें सेम है, ये इसके अंदर भी सेम है। ये हो गया क्रम विनिमयता का। अब इसके बाद में आती है साचर्यता का होता है एक। अब अपने चलते हैं प्रिमेय संख्या। प्रिमेय संख्याओं का योग करते हैं, किन्हीं दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत या कह सकते हैं अपरिमित प्रिमेय संख्या होती है। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना कि दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में
अपरिमित प्रमेय संख्या होती है। पहला परिमेय संख्याओं का, ये भी इंपॉर्टेंट, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है। ये याद करने वाली बात है कि परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कितना होता है? 0 होता है। कैसे? इसका मतलब होता है जैसे मैंने लिखा 5, तो इसका योज्य तत्समक कितना होगा? यानी अपने को जोड़ या घटाव करने पर उत्तर 0 आना चाहिए। 5 का योज्य तत्समक होगा 5 माइनस के 5 बराबर 0। मैंने लिखा माइनस का 3/4, तो इसका योज्य तत्समक कितना हो जाएगा? प्लस का 3/4। यानी जो योज्य तत्समक होता है इसके अंदर निशान चेंज होता है। याद रखने वाली बात है, इसके अंदर संख्याएं चेंज नहीं होती है, इसमें निशान चेंज होता है। देखो इसमें यहाँ पे प्लस का है, नहीं लगा, इसका मतलब प्लस का है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। समझ में आया? इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रकार है योज्य प्रतिलोम। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य प्रतिलोम, यानी जहां पर भी योज्य नाम आता है ना, उसका मतलब होता है 0। योज्य प्रतिलोम भी कितना होता है? 0। सॉरी, योज्य प्रतिलोम नहीं, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक होता है कितना? 0। योज्य प्रतिलोम 1 होता है। योज्य तत्समक कितना हो गया? 0। कैसे? जैसे ये था परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक ये, इसके बाद में परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, दोनों में योज्य लिख दें। इसी प्रकार से योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कितना होता है? ये भी 0 होता है। कैसे? योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है अंश बटा हर, यानी अभी मैंने बताया 3/4, तो इसका प्लस का 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने 19/5, इसका हो जाएगा माइनस के 19/5। यानी जो योज्य तत्समक होता है उसके अंदर तो बट्टा में संख्या, यानी परिमेय संख्याएं बट्टा के अंदर नहीं होती है, यानी अंश बटा हर नहीं होती है, सीधा होता है 5 - 5 0, यानी जोड़ने या घटाने पर उत्तर 0 आना चाहिए। योज्य प्रतिलोम के अंदर संख्याएं अंश बटे हर के रूप में दी होगी, उसमें एक माइनस की होगी, एक प्लस में, यानी निशान चेंज होता है। आपसे पूछा जाता है कि 18/15 है, इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा? तो माइनस का 18/15। ये तो था, यानी संख्याएं चेंज नहीं होती, निशान चेंज होता है। इसके अलावा अपने बात करते हैं कि गुणात्मक तत्समक। योज्य का मतलब होता है बेटा जोड़, यहां पे भी है जोड़, ठीक है। इनका तो होता है, याद रखना, 0। गुणात्मक का मतलब गुणा होता है, यानी गुणा करेंगे तो क्या होगा? इसका उत्तर हमेशा गुणात्मक तत्समक कितना होता है? सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता। याद रखना, योज्य तत्समक होता है 0, योज्य प्रतिलोम 0, गुणात्मक तत्समक सदैव 1 होता है। कैसे? किस संख्या से गुणा करें कि उत्तर 1 आए? जैसे मैंने लिखा 5, 5 का योज्य तत्समक कितना होगा? कितना होगा बताओ? 5 का योज्य तत्समक होता है, इसमें निशान चेंज नहीं होता है, निशान वही रहता है, लेकिन करना क्या होता है? गुणा लगता है। इसमें गुणात्मक है तो गुणा लगेगा। इसका 5 का योज्य तत्समक, इसके बट्टे में कुछ नहीं, यानी ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, इसके लिए गुणा 1 लगा सकते हैं अपने, तो इसका होगा 1/5। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 से 5 कट गया, 1 आ गया। मैंने लिखा माइनस के 3/7, तो इसका जो गुणात्मक तत्समक है वो कितना हो जाएगा? इसमें ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर जैसे ये था, यानी यहाँ पे 5 था केवल, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/5, इसका क्या हो जाएगा? प्लस का 5। यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का 9, तो इसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का ही रहेगा, निशान चेंज नहीं होता, प्लस का है प्लस का रहेगा, प्लस का प्लस का रहेगा, माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस का रहेगा, ठीक है। माइनस के कितने? गुणा का निशान लग जाएगा, माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, 1 ऊपर चला जाएगा, बटा में 9,
यानी 9 से 9 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1 से 1 कट गया, उत्तर 1 आ गया। तो ये तो होता है गुणात्मक तत्सम सदैव होता है। इसके अलावा गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है। चौथा पॉइंट, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम है, ये भी कितना होता है, 1 होता है। जैसे गुणात्मक तत्समक भी 1 होता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम भी 1 होता है। कैसे? इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर संख्याएं चेंज होती है, निशान चेंज नहीं होता है। इसमें निशान चेंज हो रहा था, संख्या चेंज नहीं हो रही थी। इसमें संख्याएं चेंज होगी, निशान चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4/3, तो इसका क्या हो जाएगा, -3/4, यानी निशान चेंज हो गया, कट गया, तो वापस में आ गया 1। यानी गुणात्मक प्रतिलोम इतना याद रखना है कि किसी भी प्रमेय संख्या का योज्य तत्समक 0, गुणात्मक योज्य प्रतिलोम 0, गुणात्मक तत्समक 1, गुणात्मक प्रतिलोम ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में कुछ अपने में और लिखवा देता हूं। जैसे इसके अंदर क्या होता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, लिख लेना, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती है। अपरिमित परिमेय संख्या का मतलब होता है अनगिनत होती है, एक से अधिक बहुत सारी हो सकती है, इसका कोई पता नहीं। यानी दूसरा, एक का 0 का कोई गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं होता है। 0 का कोई भी व्युत्क्रम यानी उल्टा नहीं होती, व्युत्क्रम नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाले। 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है, यानी 1/0 है, लेकिन इसका 0/1 कभी नहीं होगा। यानी 0 कभी किसी के नीचे, क्योंकि पहले बताया है कि जिसके नीचे 0 आएगा वो कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, इसीलिए 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। अगला लिखें, दो ऋणात्मक संख्याओं का मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मतलब है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होती है तो उसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। इसके अलावा है कि ऐसी संख्या जो अपनी व्युत्क्रम के समान होती है वह 1 है। एक मात्र ऐसी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। ये है। आज के लिए क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, इतना याद रखना। अब इसके आगे की जो क्लास है, यानी परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ सवाल करवाऊंगा मैं कल, या अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास,
लगेगी तो उसके अंदर सवाल लिए जाएंगे और उसमें हल भी करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करो, ताकि जो भी बच्चे अपने साथ में एनएमएस से ज्यादा जुड़े। और लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ साझा किए और आपस में विचार विमर्श करके वीडियो देखा करो, ताकि जो भी आप को समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो सभी के लिए नमस्कार। सबसे एक बार फिर बोल रहा हूं कि वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में।